ग्रीटिंग्स टू ऑल। मेरा नाम समीर सौरभ है। इस साल मैंने 32nd रैंक लाया है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ किया या क्या क्या चीज़ करना चाहिए आप लोगों को, सो दैट योर मार्क्स इन इंटरव्यू कैन इम्प्रूव। एंड आई वुड लाइक टू से दैट मेरे दोनों साल सेम ही बोर्ड थे। सो जो मार्क्स देने का पैटर्न था बोर्ड का, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। व्हाट हैपेंड दिस टाइम, आई वॉज ऑलरेडी इन IPS, सो मेरे पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने प्रिपरेशन तो किया, बट मेरे दिमाग में हमेशा माइंडसेट में चलता था कि अगर इंटरव्यू ख़राब भी हुआ तो देयर इज़ नथिंग मच टू लूज़, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज। सो ये चीज़ मेरे में कॉन्फिडेंस लाया कि ठीक है, डरना नहीं है वहाँ पर जा कर के। तो ये एक फ़ायदा किया मुझे, और मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं डरा। आई वॉज ग्रिल्ड बाय 1 or 2 मेम्बर्स फॉर सम टाइम, बट आई वॉज नॉट रिलक्टेंट टू स्माइल। आई वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चंस के आंसर देता चला गया। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट इज़ रिलेटेड टू DAF, दैट इज़ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। DAF का हर वर्ड काउंट करता है, एवरी वर्ड काउंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके स्कूल का नाम आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल है, तो यू शुड नो हु वाज आर्यभट्ट, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उनकी क्या टीचिंग्स रही हैं, आज उनका क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सिटी का नाम, मेरे एक फ्रेंड के सिटी का नाम डाल्टनगंज है, देयर इज़ डाल्टन वर्ड इन डाल्टनगंज। तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन डाल्टन से रिलेटेड फिजिक्स में घुस जाएँ वो। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। DAF में एक 10 पेज का जो फॉर्म होता है, उसका हर एक वर्ड उठाइए। जितने डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आप सोचिए, हर एंगल से सोचिए, कोई भी एंगल मिस नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी हेल्प आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अच्छा, मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। आप जैसे अपने फ्रेंड को दिखाएंगे, वो एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देगा वहीं पर। तो ये एक फ़ायदा करता है क्वेश्चंस क्रिएट करने में। तो DAF का हर वर्ड काउंट होता है। DAF का प्रिपरेशन अगर आपने ढंग से नहीं किया, तो दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लेंडर फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट इज़, आई सेड, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेंस के प्रिपरेशन में आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है कोई पर्टिकुलर टॉपिक में। लाइक आप ऊपर से नॉलेज रखिए, सोशल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर आप कवर कर लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, और कुछ डेटा होने चाहिए। बट इन केस ऑफ इंटरव्यू व्हाट हैपेंस दैट यू हैव टू डू PhD। और PhD कौन सी चीज़ में? PhD आपको करना है, PhD इज़ नॉट एक्चुअल PhD, बट PhD लाइक आपको डीप इन डेप्थ जाना है करंट अफेयर टॉपिक्स में। कोई भी टॉपिक अगर करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट चल रहा है, लाइक लास्ट ईयर जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत फेमस केस हुआ था उस समय। तो उसके बारे में, जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ के बारे में पूरा बैकग्राउंड नॉलेज, पूरा इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट, हर चीज़ पता होना चाहिए कि हाँ क्या था। अगर RBI कुछ रिफॉर्म्स लाती है, उसी समय आपको एक एक सेक्शन का नाम पता होना चाहिए, जस्ट फॉर इंटरव्यू पर्पस, नॉट फॉर मेंस पर्पस। तो आपको हर एक करंट अफेयर्स के टॉपिक में अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज पकड़ होनी चाहिए। फर्स्ट मैंने आपको DAF के बारे में बताया कि एवरी वर्ड काउंट्स, तो एक एक वर्ड पे आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, उसके आंसर्स भी निकालने हैं। सेकंड मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स पे आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। थर्ड मैं बता रहा हूँ कि आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस भी कुछ प्रिपेयर करने होते हैं। लाइक आपको बोलेंगे वहाँ पर इंटरव्यू में कि सपोज़ you have been appointed as a district magistrate of a particular district, which has very low indicator in terms of health parameters, and I am giving you some fund, and there has been scarcity of food also. So where will you utilize this fund, in health sector or in food sector? So these kind of questions may come up, especially for female candidates. What happened that as a female officer, what will you do for security of women, for district administration, फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो स्पेशली फॉर लेडी कैंडिडेट्स व्हाट आई विल टेल देम कि आप इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चंस अपने एंगल से प्रिपेयर करके रखिए, बिकॉज 1 or 2 क्वेश्चंस दे में आस्क। और मैंने जितने भी पिछले टॉपर्स का जो मैंने उनका इंटरव्यू एनालिसिस पढ़ा है, मैंने ये चीज़ पाया कि फीमेल कैंडिडेट से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिचुएशनल। लाइक सपोज यू आर मेड अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर home district. So what will be your steps in order to reduce the menace of corruption or reduce atrocities against women? So ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बॉडी लैंग्वेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपकी आँखें। आपको आंसर करते समय वहाँ 5 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। बोर्ड के 5 मेंबर्स को देखना है। ऐसा नहीं है कि जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा यू हैव टू ओनली सी that member only. No, you have to make eye contact with all the 5 members.
बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, लाइक आपका बॉडी का पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि आप डर के झुके हुए ना हो वहाँ पे, बट ऐसा भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कि इट लुक्स रूड। तो आपको एक ऐसा ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना पड़ेगा जहाँ यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट एंड इट सीम्स दैट यू आर चार्मिंग, आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग है, आप स्माइल कर रहे हैं वहाँ पे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स इन द बोर्ड रूम, और वहाँ पे फिर आपके मार्क्स इंप्रूव होने में काफ़ी मदद मिलेगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक फ्लुएंसी होनी चाहिए, बट फ्लुएंसी कभी कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। योर कंटेंट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड कट। कभी कभी होता है कंटेंट हम इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड इटसेल्फ गेट्स कन्फ्यूज्ड। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ कीजिए, वर्ड्स यूज़ कीजिए छोटे छोटे, और समझाइए। जितना ईजिली समझा पाएंगे उतना ईजिली आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया आपको जो करने हैं, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जो आपको नहीं करने हैं वहाँ पे। पहला पॉइंट है डोंट एवर पैनिक। मैंने ऐसा इंटरव्यूज़ के बारे में भी सुना है, मेरे सीनियर्स ने भी दिया है, जहाँ पे उनकी ग्रिलिंग हुई थी, बहुत ज़बरदस्त ग्रिलिंग किया गया था, उनको लगा कि वो इंटरव्यू अब उनके हाथ से निकल चुका है, बट समहाउ दे वर कॉन्फिडेंट। वो ग्रिलिंग के बाद ही स्माइल करते हुए आंसर किया, और उन्होंने आंसर अच्छा नहीं किया था, बट दे डिड नॉट लूज़ देयर काम एंड कंपोजर, और उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो आपको अपना कामनेस को कभी लूज़ नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, इस चीज़ पे हमेशा फोकस कीजिएगा। नेवर एवर पैनिक। सेकेंड पॉइंट इज़ डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कभी भी एक्साइटमेंट में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ वहाँ बोलना नहीं चाहिए। अदरवाइज़ व्हाट हैपन्स ना, आप कुछ वर्ड बोले, वो वर्ड पकड़ करके पूरा इंटरव्यू उसी के मतलब उसी के आसपास घूमता जाएगा, फिर आप यू विल नॉट बी इन योर कंफर्टेबल जोन। तो इट्स गुड कि आप ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो और ज़्यादा भी ना बोलें वहाँ पे। थर्ड पॉइंट इज़ डोंट गिव अननेसेसरी डिटेल्स। कभी कभी आंसर देते देते व्हाट हैपन्स, हम लोग ज़्यादा डिटेल दे देते हैं, क्वेश्चन का जो डिमांड है उससे ज़्यादा दे देते हैं आंसर, तो वहाँ से फिर क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। नाउ देयर आर टू फैक्ट्स। वन थिंग इज़ दैट either you can deliberately give unnecessary or extra fact so that the interview goes around that fact and you can utilize your knowledge. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जानबूझ करके एक फैक्ट वहाँ दे दिया जानबूझकर, ताकि इंटरव्यू बोर्ड उस फैक्ट को पकड़ के उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे, और वो उस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने प्रैक्टिस करके रखा हुआ है, तो उनके लिए कंफर्टेबल जोन हो जाता है वो, बट दैट इज़ वेरी रिस्की। अगर वो आपके नेगेटिव एरिया में चला गया तो फिर आप वहाँ से संभल नहीं पाइएगा। सो आई वुड से कि डोंट गिव अननेसेसरी फैक्ट्स, जितना पूछा गया उतने पे स्टिक करना चाहिए। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, डोंट एवर गिव फॉल्स डिटेल्स। हमेशा वहाँ ऑनेस्ट रहिए। जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड होते हैं, दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड देन आवर एज। हम लोग 25 से लेकर के 25-26 साल की उम्र होती है, उनकी एक्सपीरियंस 35 साल की होती है। सो दे नो व्हेन वी आर लाइंग और व्हेन वी आर गिविंग रॉन्ग फैक्ट्स, और वो वहाँ पे पकड़ लेते हैं। एंड डोंट एवर थिंक कि आप अगर अपने एरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो दे डोंट नो अबाउट इट। आई एम फ्रॉम पूर्णिया इन बिहार। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में मुझे हर बोर्ड में पूछा जाता था, और दे हैड कंप्लीट नॉलेज अबाउट फणीश्वर नाथ रेणु, और उनका गांव का नाम तक कि औराही हिंगना एक गांव है उनका, इनके बारे में उनको पता रहता था। सो डोंट थिंक कि आप कोई भी फैक्ट दे करके निकल सकते हैं वहाँ से। दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन यू। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि बहुत फ़ायदा कर सकता है इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में आपका टारगेट हमेशा 200 का होना चाहिए। 200 पे फोकस करके चलिए और यू कैन अचीव इट। थोड़ा बस मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और जो पर्टिकुलर पॉइंट्स मैंने बताया उस पर आप एक बार फोकस कीजिएगा, और अपने भी कुछ पॉइंट्स खुद से एक्सपेरिमेंट करके या खुद से सोच के ईजाद कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दलीप कुमार है। मुझे इस बार सिविल सेवा परीक्षा में 73वीं रैंक मिली है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 2016 और 17 के अटेम्प्ट में इंटरव्यू में मुझे 143 मार्क्स मिले थे। इस बार मुझे 179 मार्क्स मिले हैं। पिछली बार और इस बार में सबसे बड़ा चेंज जो मैंने किया था वो मैंने ये किया था कि मैंने अपने पहले 2 इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में दिए थे। मैंने मेंस भी अपना इंग्लिश मीडियम में लिखा है। इस बार मैंने ये इंटरव्यू हिंदी मीडियम से दिया था। पहले अटेम्प्ट के समय भी मुझे ये थोड़ा डाउट था कि मुझे अपना इंटरव्यू का मीडियम इंग्लिश चूज़ करना चाहिए या हिंदी। तो उसको लेके बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी के अगेंस्ट कुछ बायस रहता हो, या हिंदी में अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो पूरी तरह से हिंदी में बोलना हो।
तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी के लिए कोई भी इंटरव्यू बोर्ड में बायस हो। इंटरव्यू में आपके मार्क्स काफ़ी हद तक आपकी पर्सनालिटी शो करते हो, वहाँ पे क्या प्रेजेंट करते हो उस पर डिपेंड करता है। और रही बात शुद्ध हिंदी बोलने की, तो वो भी नेसेसरी नहीं होता है। हिंदी अगर हम चूज़ करते हैं तो हम बीच बीच में अंग्रेज़ी के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो पिछले अटेम्प्ट के बाद क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे आंसर्स क्वालिटेटिवली बेटर हैं, और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ और सीनियर्स के साथ भी अपनी स्क्रिप्ट शेयर की। मेरे आंसर्स देख के उन्होंने ये कहा कि आंसर्स देख के तो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी मेरे इंटरव्यू में मार्क्स स्टेडी थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो क्योंकि 143 मार्क्स थे तो मेरे को लगा 143 से कम तो नहीं होंगे, तो क्यों ना एक ये रिस्क ली जाए कि मैं हिंदी मीडियम से ट्राई करूं। तो हिंदी मैंने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से ही की है, और हम डेली कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन ये भी हम हिंदी में ही करते हैं। मुझे इंग्लिश मीडियम में मुझे सबसे बड़ा इश्यू ये लगा कि जैसे ही हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएं, इंटरव्यू बोर्ड की बात छोड़ दें, अगर हम अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं और हम डेली अगर हिंदी बोलते हैं, अगर अचानक से हमें इंग्लिश में बात करने को बोल दे, तो वहीं हमारे दिमाग में एक अजीब सी कॉन्शियसनेस आ जाती है, अजीब सी नर्वसनेस आ जाती है। इवन अपने फ्रेंड के सामने भी हो जाता है ये। तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाने पे तो सीधी सी बात है कि ये कॉन्शियसनेस, नर्वसनेस और ज़्यादा होती है। तो उस वजह से हम अपने आंसर्स के थ्रू क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हिंदी चूज़ करने से मुझे लगा कि मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो मैं कन्वे करना चाहता था वो मैं कन्वे कर पाया, और मुझे लगता है कि ये उसी का रिज़ल्ट है कि मैंने इंटरव्यू में अपना स्कोर इस तरीके से इम्प्रूव किया है। रही बात इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू इज़ मोर अबाउट पर्सनालिटी देन नॉलेज। पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने नॉलेज पे काफ़ी काम किया था। इंटरव्यू की तैयारी भी मैं ऑलमोस्ट वैसे ही कर रहा था जैसे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, वहाँ से कोई पर्टिकुलर इश्यू आ रहा है, उसके प्रो कॉन्स ये सब चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ। अपने डेफ में हर पर्टिकुलर वर्ड के बारे में मैं डिटेल से तैयार कर रहा हूँ। डेफ में मेंशन हर चीज़ के डेप्थ में जा कर के उनसे क्या क्या क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चंस वो बन सकते हैं, वो सब प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये सब मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में किया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपने बैकग्राउंड से इनसे पूछे जाते हैं, तो मैं आंसर भी कर पा रहा था। उसके बावजूद भी मार्क्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा था। तो इस बार एक तो ये रीज़न हो सकता है कि मैं ऑलरेडी आईपीएस की ट्रेनिंग में था, तो उस एक्सपोजर का मुझे डेफिनेटली फ़ायदा मिला होगा मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में। और दूसरा, इस बार मैंने मिनिमम प्रिपेयर किया था। मैं डेली न्यूज़पेपर से गो थ्रू करता था, क्या न्यूज़ में चल रहा है ये सब इससे अवेयर रहता था, या पर्टिकुलर कोई इशू चल रहा है तो उससे रिलेटेड अपने व्यूज़ क्या हैं ये प्रिपेयर किए थे। और डेफ में मैंने जो पिछले 2 अटेम्प्ट में जो कुछ भी कर रखा था उसको फिर से रिवाइज़ किया था, और इस मिनिमम प्रिपरेशन के साथ इस बार मैं फ्री माइंड से इंटरव्यू देने गया था, तो डेफिनेटली मैंने अच्छा परफॉर्म किया और मेरा स्कोर भी अच्छा रहा है। इंटरव्यू के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा। और साथ में एक बात ये भी है कि इंटरव्यू में हॉबीज़ और इंटरेस्ट वाले में आप जो कुछ भी मेंशन करते हो वो ऑनेस्टली मेंशन करना चाहिए, और जो कुछ भी बोल रहे हो वो ऑनेस्टली होना चाहिए। जैसे मैंने अपना रीडिंग को एज ए हॉबी मेंशन किया है, तो इस बार के इंटरव्यू में एक मेंबर ने मेरे से सिर्फ रीडिंग को रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे कि क्या क्या पढ़ते हो। जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ता हूँ, तो 2-4 क्वेश्चन हिंदी में पूछे कि क्या क्या पढ़ते हो, हिंदी में लास्ट कौन सी बुक पढ़ी थी, कोई बुक मैंने इस टाइप कोई फेमस बुक पढ़ रखी थी जिसके बारे में लगभग सभी को पता रहता है। तो बुक के बीच में से मेरे को कहीं से पूछ लिया कि ये वाला इंसिडेंट अवेयर हो क्या, बुक में इस तरीके का इंसिडेंट दिया हुआ है। तो क्योंकि मैंने पढ़ रखी थी तो मैंने उस इंसिडेंट को नरेट किया कि हाँ ये सब इस तरीके से दिया है। या इवन 2 डिफरेंट ऑथर की बुक पढ़ी है तो कई बार कंपेयर करवा लेते हैं कि इस ऑथर और इस ऑथर के राइटिंग स्टाइल में क्या डिफरेंस है, किसकी बुक तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती है और क्यों लगती है, या किसी में क्या अच्छा लगता है किसी में क्या अच्छा है। ऐसे ही मेरे से इंग्लिश में भी पूछा गया कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और उन बुक के कॉन्टेक्स्ट में
कुछ डिस्कशन हुआ था, तो डेफिनेटली हॉबी पे फोकस रहता है, इसलिए हॉबी में जो कुछ भी मेंशन करो ऑनेस्टली मेंशन करो, और हॉबी को लेकर के हमें थोरोली प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो हमने अपने इंटरेस्ट से लिखा है, और अगर उस पर कोई क्वेश्चन आए और हम नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो दैट सेंड्स ए रॉन्ग सिग्नल। ये सब मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। मैंने कुछ चेंजेस करने का ट्राई किया जिससे मुझे रिज़ल्ट आया। हो सकता है कि आप भी अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, कुछ चेंजेस इस टाइप के चेंजेस ट्राई करो तो आपका स्कोर भी अच्छा हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह सिनसिनवार है और 2018 में हुई सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 82वां रैंक हासिल किया था। और आज आप सबके समक्ष मैं अपनी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने आई हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू के अंदर मैंने 201 अंक प्राप्त किए थे, और उसी के ऊपर आज हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं और कुछ मिथ्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी से की जो शुरुआत होती है वो तभी से हो जाती है जब हम अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ भरते हैं। वो जो होता है हमारा मेंस की परीक्षा से पहले हम भर चुके होते हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली बात, अगर आप कई लोग बोलते हैं कि मेरी हॉबीज़ नहीं है तो मैं हॉबीज़ खाली छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा। देखिए, एक या दो हॉबी सबकी होती हैं, तो एक आधी हॉबी तो सबकी निकल ही जाती है, तो आप भर सकते हैं। दूसरी बात, 3 या 4 हॉबीज़ लिखना, 3 या 4 अचीवमेंट्स लिखना आपके डैफ को उतना ही वाइड बना देता है। एक जैसे हाइड्रा होता है, उसके बहुत सारे सर होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं, तो आपको एक बिल्कुल पेंटा या फिर टेट्रा या फिर हेक्टा हेडेड हाइड्रा वाला आपका डैफ बन जाता है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप ये सोच के, मतलब उनके आगे ये नहीं दिखाना है कि आप सब कुछ जानते हो। आपको वो सब चीज़ें दिखानी है जो आपको 100% आती हैं, और आप इंटरव्यू के अंदर उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकते हैं। तो पहली बात तो होती है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की। अब आती है स्ट्रैटेजी तैयार करने की बात। तो मेंस का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो बहुत से लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं कि मतलब रिजल्ट आएगा तो तैयारी शुरू करेंगे, इंटरव्यू है बोल आएंगे सुनाए आएंगे हो जाएगा। देखिए, इंटरव्यू ऐसे सिर्फ बोलने से या फिर उससे नहीं होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वर्ड बाय वर्ड प्रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक वन नोट नाम की ऐप आती है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आप एक फ़ोल्डर बनाइए और आपके डैफ में जो हर वर्ड है, जैसे मेरा नाम है अपराजिता सिंह सिनसिनवार, तो अपराजिता का क्या मतलब होता है, अपराजिता में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, अपराजिता कौन सी भाषा का शब्द है, अपराजिता के नाम का फूल होता है तो वो कौन से भगवान को चढ़ता है, अपराजिता नाम की कोई गॉडेस है हमारे देश के अंदर तो फिर वो कहाँ पे उनकी पूजा होती है, या फिर अपराजिता नाम की कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ इतिहास में रही हैं, जैसे एक किंग रहे थे अपराजिता वर्मन, ऐसे ही एक दिगंबर मॉन्क भी रहे थे। तो एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ अपराजिता नाम पे एक पेज की कलेक्ट की। आजकल न्यूज़ में अपराजिता नाम से कौन पर्सनालिटीज़ हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपराजिता की। फिर मैंने सिंह वर्ड से तैयारी की। फिर ऐसे सिनसिनवार, कौन सिनसिनवार हैं, कहाँ से आए हैं, क्या इस वर्ड का मतलब होता है, मतलब हर चीज़ मैंने तैयार की अपना। जैसे मेरे एड्रेस में मान लो कोई हॉस्टल था, तो मैंने हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या हॉस्टल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जा सकता है, मैंने अपने एड्रेस के एक एक वर्ड और अल्फ़ाबेट, जैसे मेरे एड्रेस में मान लो कोई फेमस पर्सनालिटी का नाम था, मतलब एड्रेस नहीं बता सकती बट हाँ एक फेमस पर्सनालिटी का नाम था, तो उनके बारे में पता करना। मेरे कॉलेज जैसे पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी था, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी मैंने एक अलग से पेज बनाया और उसके बारे में मैंने पूरी तैयारी की। अगली बात आती है हॉबीज़ की। तो आप हॉबीज़ को, ऐसा नहीं है कि हाँ हम हॉबीज़ करते हैं, बट इंटरव्यू में ऑब्वियसली वो आपको हॉबी करके दिखाने को नहीं बोल सकते हर हॉबी के अंदर। तो आपको होलिस्टिकली हर चीज़ पता होनी चाहिए जो देश विदेश देशांतर हर जगह होने लग रही है आपकी हॉबी से रिलेटेड। अब मेरी हॉबी टेड टॉक देखना थी, तो अब मैं पूरे के पूरे संसार में जितनी भी टेड टॉक्स है वो नहीं देख सकती, तो कम से कम 50-60 टेड टॉक्स ऐसी होनी चाहिए जो मुझे अच्छे से पता थी और जो पूछा जाए तो मैं बता सकती हूँ। अगली बात जो आती है तैयारी के अंदर की, हम कई बार जब जवाब देते हैं ना तो हम अपना चेहरा नहीं देखते, सामने वाला इंसान हमारा चेहरा ज़रूर देखता है। तो कुछ सवाल जब हमसे पूछे जाते हैं तो हमारी एक अलग ही शक्ल बन जाती है जब हमें जवाब नहीं आता, एक अलग शक्ल बनती है जब हमें बहुत अच्छे से आता है। तो इस तरह के जो हमारे फेस पे हमारे अंदर की बात आती है, कई बार वो लॉस की साइड भी ले जाती है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं मिरर प्रैक्टिस। एक पूरी लेंथ का शीशा सबके घर में होगा, नहीं होगा तो बाज़ार से ले आइए। शीशे के सामने एक चेयर पे कमर सीधी करके बैठिए
और शीशे के अंदर देख के अपने आप बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, एक सवाल पोज करिए और फिर खुद जवाब दे के देखिए। बहुत से लोग ये पूछते हैं स्पेशली गर्ल्स में ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में कि सूट पहना जाए या साड़ी पहनी जाए। तो मैं बताना चाहूँगी साड़ी और सूट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप उसे पहन के जाएं। बस थोड़े से डिसेंट कपड़े, नॉन ब्राइट कलर्स वाले कपड़े होने चाहिए जो ऑफिस वेयर ड्रेसेस होती हैं। कई लोग पूछते हैं बाल बांधने चाहिए या बाल खुले छोड़ने चाहिए या मेकअप कितना करना चाहिए, इस तरह के भी कई लोगों के मन में सवाल आते हैं। आप कुछ भी करें, आप डिसेंट लगने चाहिए, ये चीज़ें शायद मैटर नहीं करती हैं। मेरे मेन फाइनल इंटरव्यू वाले दिन मेरी साड़ी चेयर के अंदर फट गई थी, मतलब फंस गई थी बुरी तरह कील के अंदर, एंड वो सारे बोर्ड देखने लग रहे कि क्या हो रहा है, और मैं उस साड़ी को खींचने लग रही थी। तो मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस में लगता है कि मतलब यहाँ तो अब फंस के बैठ गए। तो इन दैट सिनेरियो ऑल यू कैन डू इज स्माइल एंड से सर समटाइम्स इट हैपन्स, और मतलब अलग से आप निकाल के चुपचाप चले जाओ। तो मतलब आपको सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए, आनी चाहिए, और ऐसा नहीं होता बिल्कुल लकीर के फ़कीर बन के चलना है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी आप जा सकते हैं। मैं अपने इंटरव्यू का ही एग्जांपल देना चाहूँगी। उस दिन एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च हुआ था और हम लोग 11 बजे से ही अंदर थे, तो हमारे पास कोई फ़ोन अवेलेबल नहीं था। तो मेरे इंटरव्यू बोर्ड में मुझसे पूछा गया कि आपको गुड न्यूज़ पता है? तो मेरे को नहीं पता था कि मतलब ऑब्वियसली आई डेंट हैव अ फ़ोन, सो आई कुड नॉट से दैट येस आई नो एंटी सैटेलाइट मिसाइल हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड इट। तो अब मतलब मैं एक सेकंड के लिए ये हुई। उसके बाद वो होता है एक थोड़ी सी बच्चे वाली क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने उल्टा पूछ लिया, सर अब आपने पूछ ही लिया तो प्लीज़ मेरी एंग्जाइटी मत बढ़ाइए, मुझे बता दीजिए ऐसी क्या गुड न्यूज़ है। मतलब आई डिड नॉट आस्क लाइक दैट, आई सेड सर प्लीज़ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द गुड न्यूज़। मैंने इस तरह से पूछा। तो उन्होंने फिर स्माइल करते हुए मुझे बताया कि क्या कहते हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल हमने लॉन्च की है। तो अब मेरे मुंह से निकल चुका था, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या बोल दिया। अब या तो मैं थॉट ब्लॉक होकर सॉरी सर बोल सकती थी, तो फिर एग्जामिनर इंटरव्यूअर आस्क्ड कि ना व्हाई आर यू कांग्रेचुलेटिंग मी, so I just had that smile and I said sir congratulations to you, congratulations to the whole board, congratulations to the country that we have done such a great feat in field of science and technology and we are proud of our country। तो इस तरह से आप ख़राब हुई सिचुएशन को भी इंटरव्यू में संभाल सकते हैं। और it is test of personality. Personality does not only mean knowledge, it means many other things. How you handle stress, how you handle a situation which is given to you and how you carry yourself after you have done a blunder। यूपीएससी में बहुत प्यार से आराम से बिठा के आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आपके सामने एक डायरी भी होती है, लेटर पैड होता है, जिसमें आप लिख सकते हो उनसे टाइम लेके कि सर कैन आई हैव 2 minutes टू फ्रेज माई आंसर, और साथ ही साथ आप पानी भी पी सकते हो और बीच में अटक भी जाओ तो कैन आई हैव अ मिनट बोल सकते हो प्लीज़। कई बार मॉक्स दे के हम ऐसे हो जाते हैं कि मतलब बहुत स्ट्रिक्ट बोर्ड होगा, दे आर जस्ट देयर टू फैसिलिटेट यू। तो और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिए, कई लोग बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर बोर्ड मार्क्स नहीं देता, कोई बोर्ड ऐसे जज करता है। प्लीज़ ऐसे प्री कंसीव्ड नोशंस को मत लेके जाइए साथ। सब बोर्ड्स बढ़िया मार्क्स देते हैं, सब एग्जामिनर अच्छे जज करते हैं। अगर आप पहले से ही सोच के जाओगे तो आप ब्लंडर करके आओगे। कुछ टॉपिक्स होते हैं उनमें आप थोड़े इनोवेटिव हो सकते हो, आउट ऑफ द लाइन सोच सकते हो। मैंने बहुत जगह बहुत सारे इनोवेटिव एग्जाम्पल्स यूज़ किए एंड आई थिंक दिस वर्कड आउट फॉर मी इन इंटरव्यू। एंड प्लीज़ कॉन्फिडेंटली जाएं, कॉन्फिडेंटली आए। कुछ गलती हो भी जाए तो ठीक है, कुछ नहीं आए सॉरी सर की जगह ये बोल दीजिए सर आई विल डेफिनेटली चेक इट व्हेन आई गो होम। इस तरह की बातें बोलिए। नहीं भी आता तो भी एक स्माइलिंग फेस रखिए। स्माइलिंग फेस डजंट मीन कि मतलब कुछ भी मतलब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप फिर भी स्माइल करे जा रहे हैं, बट ऑलवेज डोंट कीप दैट ग्रम्पी लुक ऑन योर फेस कि मतलब बिल्कुल ही दुखी करके बिठा दिया इंटरव्यू देने के लिए। स्माइल, अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी ऑलवेज हेल्प्स इन द इंटरव्यू। एंड फॉर मेडिकल साइंस ऑप्शनल, because I am a doctor and I had questions related to my field, so yes we are asked, हमसे questions हमारे फील्ड के पूछे जाते हैं। और एक जो फेमस क्वेश्चन है कि डॉक्टर बनने के बाद आप IAS क्यों बनना चाहते हो, प्लीज़ वो सबसे पूछा जाता है। थैंकफुली बाई चांस आई वॉज लकी, मुझसे मतलब नॉट लकी बट हाँ मुझसे नहीं पूछा गया। तो उसका आंसर प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। डोंट गिव एल्ट्रुइस्टिक आंसर्स और सुपर इमोशनल आंसर्स विच डोंट लुक रियलिस्टिक आफ्टर अ पॉइंट। सो बैलेंस्ड आंसर प्रिपेयर करके जाइएगा, मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा। हमारी जो कम्युनिटी मेडिसिन की बुक होती है पार्क्स, उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आंगनवाड़ी, CHC, PHC सब सेंटर अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आ रहे हैं। आयुष्मान भारत, हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स, जो आयुष है मिनिस्ट्री हमारी, वो
हमारे जो न्यूज़ में जो आते हैं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, वो सब चीज़ें हमसे पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई देश के अंदर डॉक्टरों की इतनी किल्लत है, उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी अपना प्रॉपर आंसर तैयार करिएगा। मैंने भी किया था। इफ़ यू पीपल वांट आई कैन शेयर माई वन नोट। और मतलब साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का इंटरव्यू में प्लीज़ बहुत रोल है। मैंने द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं मेंस और प्री की गारंटी नहीं लेती हूँ, बट हाँ इंटरव्यू के टाइम पे मैंने ये 3 जो न्यूज़पेपर्स थे बिल्कुल रिलीजियसली पेज टू पेज पढ़े थे। मतलब मैंने शायद ही कोई टॉपिक छोड़ा था, और जो भी मेरे डैफ से रेलेवेंट जो भी न्यूज़ में होता उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेती थी। अपने होम स्टेट को ढंग से प्रिपेयर करिए, किसी स्टेट के अंदर आप रह के आए हैं उसको ढंग से प्रिपेयर करिए, और कुछ स्टैट्स और फिगर्स तैयार करके चलिए। आपके यहाँ पे कुछ फेमस है उसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। और कॉन्फिडेंस के साथ जाना इज़ दी मेन एसेंस ऑफ इंटरव्यू। मतलब अगर आप डर के जाते हो तो आधी लड़ाई तो आप इंटरव्यू के गेट के बाहर ही हार चुके हो। ऐसा भी नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट जाइए, बट प्लीज़ बैलेंस होके जाइएगा। एंड जो फाइनल डे कपड़े पहनने हैं उनको तैयार करके एडवांस में रखिएगा। और ऑल द बेस्ट, दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से। Hello, I'm Himadri Kaushik, and I was fortunate enough to get the 97th rank this year in the Civil Services examination. And I would like to talk about preparing for the interview. And I think I could give some perhaps valuable pieces of advice, because I got 195 in 2017 in Vinay Mittal sir's board, and this year I got 193 in PK Joshi sir's board. So twice that I've given the interview, I've scored decently. So you have to go with an open mind. You have to give the interview a chance. Like, you cannot start by thinking that it's unfair. Unless you try, you will never do well at it, right? And secondly, okay, so I am from a background in which I did my education in English. A lot of people give it with Hindi and as their medium, or they give it in English when their first language is not English. And the trend is such that such people are not, it's not held against them. Like, if your language is not that good, or maybe at that point of time you're not able to express yourself, you still do well. I know, like, I saw the interview of a person who stammers and was not very expressive, and he got 206. So you cannot let that hold you back. I feel like people who cannot express themselves well, they assume they'll do badly. They think that because of the way they talk, they won't do well. And if you think that while going into an interview, you will not do well. The interview is not about your knowledge. And I cannot stress this enough. They are not there to ask you facts. If they ask you facts, they're not going to judge you on it. And trust me, take my word for it, like, everybody who talks about the interview says this, that they are not testing your knowledge, but somehow people's preparation always centers around studying. You cannot study for the interview. It is just not possible. Like, they are not going to ask you the growth rate. And if they ask you the growth rate and you do not know it to the exact second decimal point, or even the first decimal point, if you just say like it was around 7% or it was above 6.5% this year, they're not going to hold it against you, because that's not what they're testing. They're testing your capacity to take stress to some extent. They're testing how you come across to them. Like, it is a lot about first impressions, I understand. In that sense, it might be unfair. Like, people might not be that good at first impressions, but you can train yourself to be good. So, like, first let's go on what they're testing, what I feel they're testing. I think what they're testing is your analytical skills, your ability to take a question in, understand exactly what they're asking and give them something a little analytical, your ability to toss a few things, not answer them head on, because they're going to throw you a few easy ones and then they'll throw you a few difficult ones. It depends on how you tackle all of them. They're testing your presence of mind. And like, from my understanding, I've been training for the IRS in NADD for a bit. Your ability to respond to urgent situations is something that's very important in the services. Like, if they're testing how you react suddenly, or if they provoke you, what do you do? Do you get provoked? Like, it's a very important thing to be testing in a person. So I feel like it's okay. And the things that they're testing are fair enough. Your understanding, your sometimes even offbeat thinking. And now going into how to prepare for it. Of course, you need to cover your DAF. Something that's written in your DAF and you do not know would be like a faux pas, like it would be a major mistake. You cannot do that. For instance, if I've written my hobby reading and they ask me 5 books and then I give them those books and they ask me the writers, other books authored by the same people, I should know everything in and out.
And I see a lot of people saying that, you know, if you've written tennis, then you should write, if you've written playing tennis, they should not ask you about tennis. The thing is that they will. And they expect you to know, because somehow they assume that if you've written tennis, you're a tennis fanatic. So try to read about it as much as you can, because if it's something that you can prepare, like to just know that I'll get a question from in and around tennis is good enough. So it's good to know, like, you can, what you can prepare is that. And if they ask you something really random like the weight of the tennis ball or something like that, there's no point in trying to mug up those facts, so it's okay. So prepare the DAF very well, prepare your college, your school, the city that you were born in. If it's different, try to prepare that. Give it a lot of time. I think like you have ample time after the mains. Instead of wasting it away, one should just study. So one can get done with the DAF. Now moving on to current affairs. It is absolutely imperative that you read the newspaper. I started reading 2 newspapers along with The Economist every week, because The Economist covers economics issues. I have economics optional. I also used to forward a lot of articles to my friends with PSIR optional, because it has a lot of international relations and a very, like, an above view, overall view of the thing. Like, you can, it helps you understand. Brexit was going on when we were preparing for interview, and the Economist articles on Brexit really helped me understand the issue in a different way. Because in Indian newspapers, they would not give a very global view. It would be like a India's perspective of Brexit or how India would be affected. So The Economist was a nice magazine to read. You can read any other magazine. I think like one should read the newspaper with an open mind. If they've given a view that you do not agree with, it's okay, but it's important to know that. It's good to know the opposite view, because when they counter you with questions about the opposite view, it can be very nice. It can be very nice if you know the answer to their counter, right? They ask you something and you know how you want to retaliate to that. So reading any newspaper is fine. And a few things I would want to like say, that there are like these soft skills about the interview that were given to me by a lot of people, specifically Khan sir of KSG helped. Like, he would just gives these YouTube lectures, or like I went to him, so he told me a couple of things. First thing, when we talk in an informal manner. Like, you will never say the kids should do this. No, the children should do this, right? It's a child, it's not a kid. Things like these formal nuances to get better control of it, and don't be informal. It's pretty much the biggest interview of our lives. I mean, maybe other people give MBA interviews, but for me it was the biggest interview of my life. It is such a sacred, a precious thing. How can I take it casually? If I'm not taking it casually, my language cannot reflect that I'm taking it casually. It's not about English or Hindi. One should give it in Hindi if that's what you're comfortable with. पर फिर आप हिंदी में ये नहीं कह सकते ना, ऐसा कर रहा था, कर रहे थे. मतलब अच्छे से language तो अच्छा होना चाहिए. If in your head it's important, you should show them that it means something to me. So don't be casual in your language. Don't use slangs. That's like a complete no-no. And secondly, coming to a few things which show your state of mind or to not offend the other person. If you're saying something in a third person, say it in a third person. Don't say you. Like, you shouldn't do that. Just say one shouldn't do that. I mean, I know you're not saying that you shouldn't do that. आप कहना चाह रहे हो कि one shouldn't do that, but use the word one instead of that. Never get attacking or personal. Secondly, don't be stubborn. I understand you might have a view that the other person does not have. Maybe like you're trying to defend something. Maybe like they've asked you something about triple talaq, and you supporting the government stance, and like that a person is countering you again and again, and you're countering again and again. Beyond a point, don't fight with them. You have your opinions, that's okay. And sometimes it takes a lot of intelligence and a lot of emotional intelligence to not fight. So at that point of time, I think it's better you show some self-restraint, and if they're saying something again and again, just accept it. And if they're correcting you, but you know they're wrong, there should be a softer answer than no, I'm right. Like, you cannot say I'm right. You can tell them that, so that's what I've read. I will be sure to go and look it up. Like, okay, this will not work all the time, but I think that's a better way to tackle that situation. And so I like, a lot of times you need to find a humor in the situation. So Vinay Mittal sir it was an excellent interview. Like, he's very fair and everything, but there was a point. So my hobby is playing football, and I've played in college and I absolutely love playing football. So sir asked me about football, and he asked me like, why do you play football? It's such a rough game. It's a men's game.
and where did you learn, how did you learn to play it, why do you play it? You know, he got a little, I thought he was trying to provoke me, and I didn't know what to say. If I go all feminist on it, it would be aggressive. So I just laughed, and said, sir, I just really like the game. I just laughed because I just showed like I don't even know how to answer that question. So it diffused the situation. He laughed, the female member next to him laughed. So you know, you don't have to like take everything personally. Sometimes just find a smile is all right. Like, don't seem like a retard, but a smile is all right. And a few things. So my Nana used to always question me about things, okay, like your favorite writer, your favorite footballer, whatever. And whenever I'd give him an answer, he would tell me, what about an Indian one? Why don't you give me an Indian example? So I think like that generation thinks like that. If they want to ask you your favorite economist and you say like John Keynes, then they would like it, but they would much more appreciate it if you said like Sen or Bhagwati or someone Indian, because they find you that, you know, they want you to relate to something Indian. So I think that's good. And a few other things, like I'm sure everybody has their ideas, but like, who do you look up to the most, or who's a good leader? Now it's very good if you can find a female leader, or you know, like everybody is going to say APJ. Now, like if you asked to write an answer about a leader, somebody who inspires you, everybody's going to say APJ. You find a female, write Ela Bhatt or whoever, like just find a person who you can stand out for you personally. Like in my interview, I had written football. I'm a girl who plays football, so I looked up the Indian national team, their captain, and everything about the team. So be prepared on those fronts, because they're your hobbies, but then also they're going to analyze you from a different perspective. So it shows your sensitivity, it shows your understanding for a certain group which is considered vulnerable. So certain things, you know, you can prepare the answers, and it's like a very easy ball, and if you just play it well, you can just, it can be count for a lot. And the interview, I know like just saying don't be nervous doesn't work, so you have to work constantly on not being nervous. I did that by giving a lot of mock interviews. A mock interview is good because the first time you're facing a formal panel cannot be on the date of the interview, so it's good to give a mock, but do not listen to them. And lastly, I'd say this interview is very important. I got into the IRS because of interview. That year my written score was not good at all. This year also, what has pushed my rank up is the interview. And the thing is that it can just give you a long jump, right? Like if I got 193. If I'd gotten 170, I would obviously, like 20 marks is a lot. And there's not that much difference between getting those 2 marks. You have to be good on that day. So start building yourself as like an individual from the day your mains end. If you have a hobby that you have never done in your life, learn yoga. 3 months is enough to learn yoga. If you've written yoga, then go learn yoga. So it's always good to have practice. Just like work on it. Work hard for it. Don't study, because that's not what they're testing. And I hope whoever is giving the interview does exceptionally well. Thank you. हेलो दोस्तों, मेरा नाम शक्ति अवस्थी है। इस बार मेरी रैंक ऑल इंडिया 154 थी और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में मेरी रैंक 296 थी और मैं IRS इनकम टैक्स में हूँ। ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ अपने तीनों अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आए थे 151, जो कि अच्छे नहीं हैं। अगली बार मेरे मार्क्स आए 160, जो कि फिर से एवरेज है। और इस अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आए हैं 190, जो कि काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है पिछले बार से, क्योंकि इस बार मैंने कुछ नई चीज़ें कोशिश की करने की, जो कि शायद मेरे काम आ गई। और इसलिए आई थिंक ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा इंटरव्यू में, ऑनेस्टी। बिल्कुल भी ब्लफ मत करिएगा। अगर एक बार भी आपका ब्लफ पकड़ लिया गया पूरे इंटरव्यू के दौरान, तो वो मार्क्स आपके 110 120 भी बन सकते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके मार्क्स 110 120 आए और उनके रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स थे, उस चक्कर में उनकी रैंक आई ही नहीं या रैंक खराब आई। बिल्कुल ब्लफ मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। उनको पता लग जाता है। ऑनेस्ट रहिए। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो बोल दीजिए मुझे नहीं मालूम है। उन्हें भी मालूम है कि सबको सब कुछ नहीं मालूम हो सकता, और ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि सबको सब कुछ नहीं आता है। पिछले 2 अटेम्प्ट में मुझे भी मैं सोचता था कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मालूम है तो क्यों ना मैं उसको गेस कर दूं, उससे शायद ये दिखेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं चीज़ें बताने की। और ब्लफ मैं नहीं करने की कोशिश करता था कभी, लेकिन मैं ये कोशिश दिखाने ही करता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं आंसर देने की, और कई बार वो आंसर गलत हो जाता था उस चक्कर में। इस बार मैंने सोचा कि मैं नहीं आता बोल दूंगा नहीं आता, मैं गेस वर्क वाला काम करूंगा ही नहीं। उससे क्या होगा कि एक तो मेरी ऑनेस्टी दिख जाएगी, उससे दिख जाएगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं
ये समझने में कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे चीजें नहीं मालूम है। इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज द प्रॉब्लम। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको नहीं पता है, ये बड़ी समस्या है। तो आप ऑनेस्ट रहिए, आपको नहीं पता, आप सीधे बोल दो नहीं पता। इस बार मैंने कई बार ऐसा बोला भी कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस बार ऑलरेडी सर्विस में था, मेरे पास तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं था। तो मेरी तैयारी करंट अफेयर्स पे या अपनी नॉलेज पे उतनी नहीं हो सकती थी जितनी मैं तब थी जब मैं केवल तैयारी करता था, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता था तैयारी करने का। तो मैं मान चुका था कि मुझे उतना तो नहीं आता जितना पिछली बार आता था। तो मैं ऑनेस्ट रहूंगा, नहीं आता बोलूंगा नहीं आता। और ऐसा मैंने बोला भी, और मुझे लगा कि मैंने कई बार बोला, बट उससे मुझे पेनल्टी नहीं मिली, बल्कि मेरे मार्क्स 190 हो गए, जो कि इस बार के हिसाब से काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। उसके बाद स्माइल करिएगा, नहीं आता बोल दीजिए नहीं आता, और आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, आप नर्वस नहीं दिखने चाहिए। आपको वो नहीं, उन्हें भी पता है वो आपका, देखिए ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, दिस इज नॉट इंटरव्यू। ये कोई डिबेट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जब आप नौकरी करने जाएंगे किसी डिस्ट्रिक्ट में, आपके पास बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिसमें आपको इम्प्रॉम्प्टू रिएक्ट करना होगा। अगर आप रिएक्ट सही नहीं कर रहे चीज़ों पे, जब आप फंस गए हैं, तो एक आप अच्छे डिस्ट्रिक्ट में आप कैसे काम करेंगे। तो आप स्माइल करिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए और नर्वस मत होइएगा बिल्कुल भी। और ये आप मॉक इंटरव्यूज देंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि वहाँ भी नर्वस ना हो और आप वो आदत में बना ले। और इन जनरल भी अपनी लाइफ में भी आप चीज़ों पे अपने पे भरोसा रखिए। भरोसा रखेंगे तो वो आपके इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद धीमे धीमे बात करिए। आप अपना बात करने का टेम्पो धीमे धीमे रखें, स्लो रखें। कुछ लोग होते हैं वो चीज़ों को जल्दी जल्दी बोलते हैं। थोड़ा इसलिए वो लोग आमतौर पे जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि उनको काफ़ी आता है और वो सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जब वो सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा ताकि सब कुछ कन्वे हो जाएगा और मैं अपनी सारी बात बता सकूंगा। लेकिन हो जाता है उल्टा। सब कुछ बताने के चक्कर में वो दूसरा वाला पर्सन शायद कुछ भी नहीं समझ पाता। इसलिए आप धीमे धीमे बोलिए। वो आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं, इंटरप्ट नहीं करते वो लोग इंटरव्यूज में। मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूं और मैंने ये चीज़ पाई है कि वो आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं, वो आपको समझने के लिए बैठे हैं। वो आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, वो आपको समझना चाहते हैं। आप धीमे धीमे आराम से इत्मीनान के साथ बोलिए। आपको जो भी बातें बोलनी है आराम से बोलते रहिए और धीमे धीमे बोलिए, हड़बड़ाइए मत। अगर आपकी आदत है थोड़ा जल्दी जल्दी बात करने की, मेरी भी थोड़ी आदत है जल्दी जल्दी बात करने की, तो थोड़ी कोशिश करिए कि वहां पे जाके आप कोशिश करें कि आप जल्दी आराम आराम से बोलें। जल्दी जल्दी बिल्कुल ना करें, कोई किसी को जल्दी है ही नहीं वहां पे। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करने से फर्क नहीं पड़ेगा, पर जितने क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं अगर आप वो अच्छे से आंसर करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। उसके बाद एटमॉस्फेयर को आप कॉर्डियल बनाइए, फॉर्मल रखिए बट कॉर्डियल बनाइए। और मैं बताता हूं कैसे। मेरी ट्रांसक्रिप्ट अगर आप हो सके पढ़िएगा। इस बार मेरा इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग था, दिलचस्प इंटरव्यू था मेरा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम शर्मन जोशी जैसे दिखते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि 3 इडियट मूवी में एक डायलॉग है, वो पर्सन इंटरव्यू में बैठा होता है, ऐसा ही एक इंटरव्यू चल रहा होता है, उस डायलॉग को बोल के बताओ। अब वो डायलॉग कुछ इस तरह है कि आप अपनी नौकरी अपने पास रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड अपने पास रख लेता हूँ, जो कि एक इंटरव्यू में, स्पेशली यूपीएससी इंटरव्यू में नहीं बोलना चाहिए। बट क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला तो मैंने उसको बोल के दिखाया। वो भी मुस्कुराने लगे, मैं भी मुस्कुराने लगा। लेकिन मैं समझ गया कि वो आखिरी इंटरव्यू का स्टेज था, आखिरी के 2 मिनट थे। तो मैं ये चीज़ समझ गया कि इससे मेरा इंटरव्यू लाइट हो गया है। और इससे ये भी दिखा कि मैं घबराया नहीं, क्योंकि शायद वो इंटरव्यू में बोलने की बेस्ट बात नहीं थी, लेकिन मुझसे बोला गया बोलने को, तो मैंने वो चीज़ बोल दी। उससे माहौल कॉर्डियल हो गया। एक इंटरव्यू एक अच्छे नोट पे एंड हुआ, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और वो शायद मुझे फिर से हेल्प किया। तो एटमॉस्फेयर को कॉर्डियल रखिए, क्वारल मत करिए, लड़ाई मत करिए, झगड़ा मत करिए, बहस मत करिए। बहस करने के मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। अगर वो चीज़, कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो शायद गलत हो, तो आप ये मत बोलिए कि नहीं सर ये जो चीज़ आपने बोले वो गलत नहीं है, बल्कि आप ऐसा बोल दो कि सर आई थिंक दैट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट व्हाट आई दैट ऐसा चीज़ है, बट सर आई स्टिल गो एंड चेक दिस आउट दैट वेदर आई एम राइट और नॉट। ऐसा बोल दे ताकि वो भी नाराज ना हो, माहौल कॉर्डियल रहे। लड़ाई झगड़ा बहस बिल्कुल मत करें। और अगर कोई चीज़ आपसे वो बोल रहे हैं, शायरी सुनाने को बोल रहे हैं, आप सुना दें चीज़ों को, लेकिन कोई चीज़ ओवरडू मत करिए। ऐसा मत करिए कि आप शायरी सुनाने तो जा नहीं रहे, उन्हें कोई शायर तो चाहिए नहीं, उनको तो एक डीएम या एसपी चाहिए या आईआरएस चाहिए या बाकी सर्विस वाले चाहिए। तो
जो वो बोल रहे हैं वैसा आप करते रहिए और कॉर्डियल रखिए माहौल को, ओवरडू मत करिए चीज़ों को करने की। उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखिए, ये इंटरव्यू आपका है, वो आपको समझने के लिए बैठे हैं। आप तो खुद को जानते हो बट वो तो आपको नहीं जानते। आधे घंटे बाद शायद मुझसे आपकी कभी मुलाकात भी ना हो, इसलिए आप इंटरव्यू को अपना खुद का इंटरव्यू बनाइए। वो कैसे बनाएंगे आप? अगर वो चीज़ पूछते हैं कि आप अपने अंदर की क्वालिटी बताइए, तो आप क्वालिटी बता दो और फिर खुद ही बोल दो कि सर आई हैव माई ओन पर्सनल इंस्टेंसेस फ्रॉम विच आई लर्न दिस, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेल देम। अब वो नो तो बोलेंगे नहीं कि नहीं मत बताओ, ठीक है। उससे पता लगेगा कि आप एक तो खुद को समझते हो, दूसरी बात आप झूठ नहीं बोल रहे हो, और वो आपके बारे में और जानेंगे। अपने आप इंटरव्यू को में आप हीरो हो अपने, और आप इंटरव्यू में अपनी बातें रखिए अपने इंसिडेंट्स के साथ। उससे पता लगता है कि आप सच्चे आदमी हो, आपने खुद की लाइफ पे काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट भी किया है कि आप समझते हो अपनी चीज़ों को बारे में, और इंटरव्यू में अपने इंसिडेंट्स बताते रहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि वाई डू यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। ये आंसर हर आदमी का यूनिक होना चाहिए। अगर आप इस पर घिसा पिटा जवाब देंगे तो वो समझेंगे कि इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी उस क्वेश्चन से कैसे दिखी, नहीं दिखी ना। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि काफ़ी डाइवर्सिटी है, मुझे ग्रास रूट पे काम करना है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी कहाँ दिखी? और वो इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी समझना चाहते हैं। तो अगर आप बताना चाहते हैं कि यही बोलना चाहते हैं कि इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है और काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, तो आप इसको इस तरह प्रेजेंट करो कि मेरी लाइफ में मैंने अपनी नौकरी करते समय पाया कि अगर नौकरी डाइवर्स है तो मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने में, या फिर मैंने अपनी ही लाइफ के इस इंसिडेंट में पाया कि अगर मैं ग्रास रूट लेवल पे लोगों पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूं तो मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या हुआ, आपने आंसर वही दिया है लेकिन आपने अपने इंस्टेंस के साथ दिया है, तो वो आंसर यूनिक बन जाता है, और वो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी देखने ही बैठे हैं। तो आप पर्सनल इंस्टेंसेस सोचिए और उसके बाद उनको अपने आंसर से लिंक करिए। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके तो आंसर आप सोच ही रखिए। जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था स्पेशली इस बार, तो मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं अपने इंस्टेंसेस बताऊंगा, अपने से रखूंगा। तो मैंने अपनी लाइफ के 10, 15, 20 इंस्टेंसेस जो मुझे लगा कि जो आज मुझे याद आते हैं, जिनसे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, मैंने वो पेपर्स में लिख लिए। और मैं सोचा कि अगर ऐसा चीज़ें बनती हैं, अपनी स्ट्रेंथ मुझे बतानी है, तो मैं इन इंस्टेंस के थ्रू बताऊंगा, और मैंने बताई भी हो। तो वो मुझे लगता है काफ़ी मेरे काम आई, और मैंने वहाँ बताया तो उससे मुझे इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद मैं जब एकेडमी में गया, इस बार मैं तैयारी एकेडमी में कर रहा था, तो मैं उन लोगों से भी मिला जिनके मार्क्स इंटरव्यू में पिछले सालों में अच्छे आए थे। तो मैं जो बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस से भी बता रहा हूँ, जो मैंने इस बार खुद करने की कोशिश भी करी। एक चीज़ मैं और लास्ट बोलूँगा कि ट्रांसक्रिप्ट जो होती हैं, आती रहती हैं, उनको पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा कि आपको स्टैंडर्ड आंसर्स जो हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन का बोर्ड आया, उनका पहला सवाल होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उनका आखिरी सवाल कुछ होगा कि डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट क्वेश्चन टू आस्क। अब मुझे अगर इतना पता लग गया किसी बोर्ड में कि उनका पहला और आखिरी सवाल ये है, कम से कम मैं 2 क्वेश्चन की तैयारी तो कर ही सकता हूँ। उनको मैं उन्हीं में इतना कर सकता हूँ कि उससे मेरा इंटरव्यू का मार्क्स कहीं से कहीं बढ़ जाए। तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू पैनल के बोर्ड के, आप वो समझ जाइए, और वो समझेंगे आप किसी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने के बाद। जैसे कि कोई पर्टिकुलर पैनल इस बार कोटेशंस पूछ रहा था और कोटेशंस पे अपनी इंटरप्रिटेशन पूछ रहा था। इस बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो कि काफ़ी न्यू थे, बट मुझे पता था कि ये पर्टिकुलर बोर्ड है, वो ऐसा करेगा, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, और उससे मुझे लगता है मुझे फिर फ़ायदा हुआ। तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते रहिए, वो इंटरनेट पे फोरम IAS पे जैसे पड़ी रहती हैं, या मार्केट पे भी मिल जाती हैं। अगर आपका इंटरव्यू 1 महीने बाद है, 1.5 महीने बाद है, उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, वो आपके इंटरव्यू में आपको बहुत मदद करेगा।